हेलो बच्चों, अभी नीट 2026 का वापस एग्ज़ाम हो रहा है। तो रीनीट 2026 में हम बायोलॉजी कैसे पढ़ें। रीनीट 2026 में बायोलॉजी कैसे पढ़ें। बायोलॉजी हमारा ब्रेड एंड बटर है। बायोलॉजी में अभी क्या करना चाहिए, अभी 25 दिन बाकी है। तो मेरे हिसाब से डेली 2 चैप्टर करने चाहिए। डेली कितने चैप्टर? डेली 2 चैप्टर करने चाहिए। डेली 2 चैप्टर कौन से करें? तो पहले वेटेज वाले चैप्टर करने चाहिए। वेटेज किसका याद है? जैसे हमने रीनीट से पहले नीट हुआ जो कैंसिल हो गया, उसकी वजह से आज भी हम परेशान हो रहे हैं। बट कोई नहीं, हम पॉजिटिव एनर्जी से पढ़ेंगे और वापस अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे। तो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज डाला था उन्होंने इकोलॉजी। तो इकोलॉजी को कैसे करेंगे हम? तो रीनीट में सबसे ज़्यादा वेटेज डाला गया है इकोलॉजी। सबसे पहले हम इकोलॉजी कवर करेंगे। इकोलॉजी में इस बार 12 क्वेश्चन पूछे। इकोलॉजी वेटेज वाले भी आज से नहीं है, शुरुआत से इकोलॉजी क्या है, वेटेज वाली। सबसे पहले हम कौन सी यूनिट कवर करेंगे? इकोलॉजी। इकोलॉजी के बाद सेकंड वेटेज किसका रखा था उन्होंने? बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक रखेंगे। बायोटेक के बाद हम थर्ड फोकस पर आएंगे जेनेटिक्स यूनिट प्लस इवोल्यूशन यूनिट। इसका वेटेज इस बार सबसे ज़्यादा रखा था। ये इवोल्यूशन से भी 6-7 क्वेश्चन पूछ लिए फर्स्ट टाइम द हिस्ट्री। इसके अलावा 7 क्वेश्चन किससे पूछा? जेनेटिक्स 1। मॉलिक्यूलर से कम क्वेश्चन पूछे इस बार। फिर इसके बाद हम रिप्रोडक्शन यूनिट पकड़ेंगे। रिप्रोडक्शन यूनिट से भी वही एज यूजुअल सेम क्वेश्चंस थे। तो बट अपन को डेली कितना चैप्टर करना है? 2 चैप्टर करने हैं। अगर मेरे को बायो में कॉन्फिडेंस नहीं है, चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं पहले चैप्टर पढ़ूंगा फिर क्वेश्चन करूँगा। बट मुझे लगता है कि बायो में मुझे आता है, तो पहले क्वेश्चन करूँगा, फिर उसकी एरर्स देखूंगा। एरर देखने के बाद चैप्टर पढ़ूंगा और एरर को रीड करूँगा लाइक अ प्रेयर्स। तो अभी निकालो अपनी अपनी एरर बुक और रीड लाइक अ प्रेयर्स। ये सेम 12th में फॉलो करना है। फिर 11th में सबसे ज़्यादा वेटेज किसको देना है? सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में आएगा सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीजन। और हम क्या पढ़ सकते हैं इसके अलावा? वही मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, प्लांट किंगडम, SRFP, PGR, सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे हम 11वीं के। मतलब प्लांट फिजियो, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, फिर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, टिश्यू, कॉकरोच, फिर प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन लिविंग वर्ल्ड। जैसे अब चैप्टर वाइज बात करेंगे हम कौन से चैप्टर से क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड है। सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे कि तुम बच्चों को क्या क्या पढ़ना चाहिए। लिविंग वर्ल्ड से ज़्यादातर क्वेश्चन किससे आता है? या तो क्वेश्चन आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से आता है या फिर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी से आता है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम ये 2 टॉपिक पे ध्यान देंगे। किस पे? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इस बार भी इससे एक ही क्वेश्चन आता है, आया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन से ज़्यादा कभी आया नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन आता है या तो किंगडम क्लासिफिकेशन से आता है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे इसमें किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद हम मोनेरा में हम माइक्रोब चैप्टर के भी एग्जाम्पल कवर कर लेंगे, जिससे हमें माइक्रोब अलग से ना पढ़ना पड़े। दूसरा आता है मोनेरा। प्रोटिस्टा रेयरली आता है, लिमिटेड फिक्स 4-5 क्वेश्चन ही आते हैं। फंगाई में भी ज़्यादा कुछ नहीं आता है। फिर वायरस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम पढ़ते वक्त मोनेरा के बाद सेकंड नंबर पे स्ट्रेस देंगे किसको? वायरस को। पढ़ेंगे सब, लेकिन स्ट्रेस किसको देंगे? मोनेरा एंड वायरस। अब आता है प्लांट किंगडम। थर्ड चैप्टर कौन सा आता है? प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम में हमें स्ट्रेस किस पे देना चाहिए? अगर मैं तुम्हारी जगह होता, प्लांट किंगडम में सबसे पहले एल्गी, ब्रायो और टेरिडो लगभग हर साल क्वेश्चन आया है। ये दोनों मिला के 1 और जिम्नो से 1। तो एक क्वेश्चन आता है जनरली एल्गी से, एक क्वेश्चन आता है ब्रायो प्लस टेरिडो से, और एक क्वेश्चन आता है किससे? जिम्नो से। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम प्लांट किंगडम से आते हैं। एनिमल किंगडम में NCERT से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से ऑलरेडी NCERT में 99 एग्जाम्पल्स दिए हुए और 99 लोकल नेम दिए हुए। तो NCERT के एग्जाम्पल का बेसिक फंडा है, क्या करना है? 10 बार लिख देना है। लिखते रहोगे याद हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल जो एनिमल किंगडम क्लास ये है, ओनली NCERT रीड करना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। एनिमल किंगडम ये हो गया यूनिट 1 ऑफ NCERT। लेकिन स्टार्ट हमको कहाँ से करना है? यूनिट 10 से। इसके बाद सेकंड नंबर पे यूनिट आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस बार भी फैमिली फ्लावर आया था,
जिसमें सोलेनेसी का फ्लोरल फार्मूला पूछा। मॉर्फोलॉजी में तुम्हें सबसे ज़्यादा आज तक जब भी क्वेश्चन आया फ्लावर एंड फैमिली, मैंने ज़्यादातर बच्चों को फ्लावर और फैमिली, स्पेशली फैमिलीज में फंसते देखा है। फैमिलीज के लिए आप एक काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे अपने चैनल पे एक वीडियो लेक्चर मैंने अल्ट्रा शॉर्ट टेक्निक तुम्हें अपलोड की है, आप वहाँ देख सकते हो। किसके लिए? फैमिलीज विथ फ्लावर, कि तुम फ्लावर के एग्जाम्पल पढ़ो और फ्लावर से फैमिली कैसे निकाल सकते हैं, जिसे याद करने की हेडक खत्म हो जाती है। तो अपना मॉर्फोलॉजी अपने यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। मॉर्फोलॉजी के बाद आती है एनाटॉमी। एनाटॉमी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस पे देना है? रूट, स्टेम और लीफ के टीएस पे। रूट, स्टेम, लीफ और इसके टीएस पे। इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में अपन को क्या करना है? सिर्फ एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज में तुम्हें एक्स्ट्रा भी मिलेगा, तो टिश्यू में एक्स्ट्रा कुछ आता ही नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर देखना भी नहीं है। टिश्यू के बाद आता है नेक्स्ट वन सेल और सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल, ये 3 चैप्टर आते हैं। इस बार पहली बार बायोमोलिक्यूल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। सेल, इसमें एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, बट पढ़ना क्या है? साथ में जॉइंट क्रोमोसोम पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? पीवाईक्यू से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? पीवाईक्यू से। दूसरा, पीवाईक्यू में एक टॉपिक और एक्स्ट्रा आता है सेल चैप्टर में, वो है गोल्गी के फंक्शंस। तो गोल्गी तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ लेना है, साथ में तुम्हें क्रोमोसोम पढ़ लेना है। ये 3 टॉपिक सेल चैप्टर में एक्स्ट्रा पढ़ने चाहिए। सेल डिवीजन में तुम्हें डिटेल में पढ़ना चाहिए मियोसिस 1। मियोसिस 1 में दिक्कत है तो अब आइए मैं तुम्हें सिखाता हूँ मियोसिस 1 कैसे तुम्हें माइटोसिस मियोसिस में कैसे हेल्प करते हैं। आओ मेरे पास, मैं सिखा देता हूँ। बायोमोलिक्यूल में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। एनसीईआरटी से बाहर मैंने कभी रेयरली आते देखा है, तो आएगा नहीं। तो मैं एनसीईआरटी से बाहर कुछ पढ़ना नहीं है। बट सेल डिवीजन में मियोसिस 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। मियोसिस 1 में भी स्पेशली कौन सी? प्रोफेज 1। इसके बाद आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का पहला यूनिट 3। यूनिट 3 में पहला चैप्टर आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इन द फ्लावरिंग प्लांट, सॉरी, फोटोसिंथेसिस के बाद आएगा रेस्पिरेशन इन द प्लांट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने इसमें जब भी आते देखा है बच्चे को, तो ज्यादातर मैंने देखा है पेज नंबर ओल्ड एनसीईआरटी का पेज नंबर 218, 219, 220 आता ही आता है। स्पेशली C4 पाथवे एंड फोटो रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट आता ही आता है। तो इस पे फोकस करने की जरूरत है। रेस्पिरेशन में तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है ईटीएस में, जबकि ईटीएस में इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं, गिनती का क्वेश्चन आता है। आता है कहाँ है? कैलकुलेशंस। तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट देखनी है तुम्हें अच्छे से। बैलेंस शीट के अलावा तुम्हें क्या देखना है? क्रैब साइकिल। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फोकस करना है कहाँ पे? प्लांट हार्मोन पे। प्लांट हार्मोन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि प्लांट हार्मोन में लोग कंफ्यूज होते हैं जीए और सीके में, जबकि हमको बताया कि जीए और सीके दोनों क्या है? सिनर्जिस्टिक एक्शन शो करते हैं। तो जीए और सीके पे एक्शन कर सकते हैं। ये हो गया यूनिट 4। यूनिट 4 से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जनरली इस साल से पहले तक हर साल कम से कम प्लांट फिजियो मिला के 9 क्वेश्चन तो आते ही आते थे। फिर इसके बाद आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में कौन आएगा? पहला ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के बाद आता है सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट चैप्टर आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बाद आएगा लोकोमोशन। लोकोमोशन के बाद आएगा नर्वस सिस्टम, और इसके बाद आएगा एंडोक्राइन सिस्टम। तुम्हें एक्स्ट्रा क्या करना है एनसीईआरटी के बाद? इसमें तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है ब्रीदिंग वाले चैप्टर में। तो ब्रीदिंग वाले में तुम्हें 2 चीजों पे फोकस करना है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर। दूसरा किस पे करना है? CO2 ट्रांसपोर्ट। बॉडी फ्लूइड में तुम्हें कुछ नहीं जाना है एनसीईआरटी से बाहर। एक्सक्रीशन में, हाँ, एक्सक्रीशन में फोकस करना है। तो मैंने ज्यादातर बच्चों को रास मैकेनिज्म में गड़बड़ करते देखा है। दूसरा गड़बड़ करते देखा है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो तुम्हें फोकस करना है रास के बाद काउंटर करंट मैकेनिज्म। लोकोमोशन में जॉइंट्स देखने होते, बाकी एनसीईआरटी से बाहर कुछ देखा नहीं है। नर्वस आजकल आता नहीं है। नर्वस में हमेशा फिक्स है नर्व इंपल्स कंडक्शन।
हार्मोन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हार्मोन में मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन मिक्स हो जाते हैं, स्पेशली तुम्हें टेस्टिस एंड ओवरी के जितने भी हार्मोन हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हार्मोन भी मिक्स हो जाते हैं। इन चीज़ों पे ध्यान रखने की जरूरत है। ये 11th का एनसीईआरटी हो गया। अब आता है 12th। हमेशा नीट में 12th से ज़्यादा आता है, बायो में ऑलमोस्ट 50-50 आता है। इस बार 60% के आसपास 12th था। 12th कम आता है, 12th और 11th बायो में तो बराबर सा आता है। अब बायो में 12th की बात करेंगे तो यूनिट 6 में रिप्रोडक्शन यूनिट आती है। रिप्रोडक्शन में दो तरह की, रिप्रोडक्शन यूनिट में कौन आता है? पहला आता है SRFP चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दूसरा आता है ह्यूमन रिप्रो, और तीसरा आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन तीनों चैप्टर में तुम्हें फोकस करना है। तो ज़्यादातर बच्चों को मैंने फंसते देखा है। SRFP में कहाँ फंसेंगे? SRFP में फंसते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस, इसके एग्जाम्पल्स कंडीशन में फंसते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कहाँ पे गड़बड़ करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन। तो सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ज़्यादा कुछ नहीं है, जिफ्ट और गिफ्ट के बारे में पढ़ना है, वैसा कुछ है नहीं। यूनिट 6, यूनिट 7 जेनेटिक्स है, सबको टफ लगती है। जिसको दिक्कत है आ जाओ, हेल्प कर देंगे। इसमें पहले आता है जेनेटिक्स 1, प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस। इसमें 2 पार्ट आते हैं, एक आध पार्ट आता है मेंडलिज्म, दूसरा आता है क्रोमोसोमल जेनेटिक्स, तीसरा पार्ट आता है ह्यूमन जेनेटिक्स। इसमें एनसीईआरटी से थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा, तो एनसीईआरटी से तो तुम्हें इसमें 2 चीज करनी है, एक तो एनसीईआरटी करनी है और एक पीवाईक्यू करना है। इसके बाद आता है जेनेटिक्स 2। जेनेटिक्स 2 के अंदर क्या होता है? मॉलिक्यूलर बेसिस, MBI, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें गड़बड़ करने वाले टॉपिक है जिसमें बच्चे मैंने डरते देखे हैं। एक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एक है मैंने DNA फिंगरप्रिंटिंग। इन टॉपिक में बच्चे फंसते हैं। तो ये टॉपिक के लिए तुम्हें आराम से आओ, इसके लिए आराम से मेरे को आके डिस्कशन करो, वाइवा करो। कोई भी टीचर हो, तुम्हारे टीचर से डिस्कशन वाइवा से तुम्हारी एरर निकलेगी, और एरर पे काम करने से फायदा होगा। सबसे वेटेज वाली यूनिट में आती है। इसके बाद आती है नेक्स्ट माइक्रोब एंड बायोटेक। माइक्रोब और बायोटेक ढेर सारी आती है। सबसे पहले तुम्हें इकोलॉजी के बाद बायोटेक और माइक्रोब्स पढ़ने, ज़्यादा नहीं आते, बस 9-10 क्वेश्चन तो आने ही आने। इसमें एनसीईआरटी से बाहर भी आते नहीं देखा मैंने। तो यूनिट 8 का ये पार्ट ही है, यूनिट 9 का पार्ट है। अब इसमें बच गया कौन? माइक्रोब के साथ HHD। माइक्रोब HHD एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ना है, बायोटेक एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया यूनिट 8, ये हो गया यूनिट 9। लास्ट नॉट लीस्ट यूनिट 10। यूनिट 10 में तुम्हें क्या करना है? इकोलॉजी यूनिट है। इकोलॉजी के 3 चैप्टर है। तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। अगर आता भी है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन के एग्जाम्पल्स, वो भी रेयरली आएंगे। तो कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यू करना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने हैं। जैसे अभी इस बार के पेपर में बायो प्रोस्पेक्टिंग आया, जो मैं कई सालों से पूछ रहा था। ऑप्शन में इस बार बायो प्रोस्पेक्टिंग के साथ 3 ऑप्शन और थे। एक था बायो फोर्टिफिकेशन, एक था बायो मैग्निफिकेशन, एक था बायो रिमेडिएशन। जैसे बायो रिमेडिएशन वर्ड कहाँ पे दिया हुआ है? बायोटेक एप्लीकेशन में दिया हुआ है, फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है। बायो फोर्टिफिकेशन न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वो कहाँ पे दिया हुआ है? प्लांट ब्रीडिंग के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट एक वर्ड और था बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन तुम्हें लास्ट ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। वो दिया हुआ है एनवायरमेंटल इशू चैप्टर में। तो तुम्हें इकोलॉजी से स्टार्ट करना है। वेटेज वाइज डेली 2 चैप्टर करना है। अगर तुम्हें चैप्टर पे कॉन्फिडेंस है तो पहले क्वेश्चन फिर थियोरी करना है। चैप्टर पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो पहले थियोरी पढ़ना है, फिर क्वेश्चन करना है, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े। और फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत है तो आप मुझे बस कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए। आई विल प्रिपेयर, देन आई विल सेंड। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट।